एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले वेसिकल्स फ्यूज़ होने के बाद गोल्जी अपैरेटस से गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट बनाते हैं। एक ऐसा कंपार्टमेंट बनवाते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस के फ्यूजन से बनता है और उसको हम गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट का नाम देते हैं। एंड प्रोटीन फ्रॉम द आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द सिस गोल्जी नेटवर्क, और जो प्रोटीन्स हैं ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं उन वेसिकल्स के थ्रू सिस गोल्जी नेटवर्क की तरफ। द सिस्टर्नी इन मीडियल एंड ट्रांस कंपार्टमेंट ऑफ द गोल्जी स्टैक कॉम्प्लेक्स आर द साइट्स ऑफ मोस्ट प्रोटीन मॉडिफिकेशन। जो मीडियल और ट्रांस कंपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन होती है। प्रोटीन्स आर देन कैरी टू द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। प्रोटीन्स फिर वहाँ से ट्रांस गोल्जी नेटवर्क की तरफ ट्रांसफ़र होती है, वेयर दे आर सॉर्टेड फॉर ट्रांसपोर्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ पे वो सॉर्ट आउट की जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसपोर्ट होने के लिए, या फिर वो सीक्रीशन कोई भी सीक्रीशन करने में इन्वॉल्व होती हैं, या फिर वो एज अ लाइसोसोम बिहेव करती हैं। रेजिडेंट प्रोटीन्स आर रिटर्न फ्रॉम द गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एंड द सिस गोल्जी नेटवर्क थ्रू द रिसाइकलिंग पाथवे। कुछ प्रोटीन जो है वो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट के थ्रू सिस गोल्जी अपैरेटस से वापस जो है वो रिटर्न होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाती हैं, क्योंकि वो सही तरह से बनी नहीं होती, उनमें स्ट्रक्चरल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, तो वो दोबारा से के पास आती हैं ताकि वो मज़ीद सही तरह से प्रिपेयर्ड हो सकें। जिनमें थोड़ी सी भी कोई ख़राबी होती है तो वो गोल्जी अपैरेटस वापस रिटर्न कर देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। देखिए ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है, यहाँ पे आपको ट्रांस गोल्जी नेटवर्क नज़र आ रहा है, फिर गोल्जी स्टैक्स नज़र आ रही हैं बीच में आपको, फिर ऊपर आपको सिस गोल्जी नेटवर्क नज़र आ रहा है, सिस गोल्जी, और फिर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं वाज़े करके दिखाऊं। यहाँ से वेसिकल जो है वो बर्ड ऑफ हो रहे हैं। ये बर्ड ऑफ होने के बाद ये वेसिकल यहाँ पे एक कंपार्टमेंट बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। एक ऐसा कंपार्टमेंट है जो फ्यूजन से बना है इन बिटवीन और गोल्जी अपैरेटस। फिर ये जो कंपार्टमेंट बना है, इस कंपार्टमेंट से प्रोटीन या दूसरी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं सिस गोल्जी नेटवर्क में। ये सिस गोल्जी नेटवर्क है, ये रिसीव करता है। पहले एक इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट बनेगा, उसमें पहले चीज़ें आएंगी, और फिर यहाँ से प्रोटीन या लिपिड्स या जो भी चीज़ें हैं वो सिस गोल्जी नेटवर्क की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ये देखिए ये गोल्जी मैट्रिक्स है, ये वाला। बीच वाला इसे हम मीडियल कहेंगे, मीडियल कंपार्टमेंट। और फिर ये है ट्रांस गोल्जी। और फिर ये है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। यहाँ से फिर बर्ड ऑफ हो रहे हैं वेसिकल्स, और बर्ड ऑफ होने के बाद ये या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चले जाएंगे
या फिर सीक्रीशन में इन्वॉल्व होंगे या फिर लाइसोसोम के तौर पे बिहेव करेंगे। बाज़ औक़ात ये वेसिकल्स जो हैं बाज़ औक़ात जो एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स या लिपिड्स आते हैं वो सही तौर से फॉर्म नहीं हुए होते, तो वो सिस गोल्जी नेटवर्क के थ्रू ईआर गोल्जी कंपार्टमेंट के थ्रू दोबारा से ईआर के पास रिसाइकल हो जाते हैं। Electron microscopy of Golgi apparatus shows 3 distinguishable cisternal compartments. Each of these sometimes consists of a group of 2 or more cisternae in sequence. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने ये बात रिवील की है कि वो जो गोल्जी apparatus हैं उनके पास 3 डिस्टिंग्विशेबल सिस्टर्नल कंपार्टमेंट होते हैं। 3 ऐसे सिस्टर्नल कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें डिस्टिंग्विश किया जाता है, और हर एक कंपार्टमेंट जो है वो कंसिस्ट होता है 2 या 2 से ज़्यादा सिस्टर्नी में। It is likely that each processing enzyme is not completely restricted to a particular cisternae, but that its distribution is graded across the stack. ये भी बात कहा जाता है कि जो हर एक प्रोसेसिंग एंजाइम है वो सिर्फ कम्प्लीटली एक ही पर्टिकुलर सिस्टर्ना पे लोकेट नहीं हुआ होता है, रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ होता है, बल्कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ग्रेडेड हुई हुई होती है पूरे स्टैक में, such that early acting enzymes are present mostly in the cis Golgi cisternae. जैसे अगर हम बात करें तो जो शुरू में एंजाइम जिनको एक्ट करना होता है, परफॉर्म करना होता है, वो सिस गोल्जी सिस्टर्नी पर मौजूद होते हैं। एंड लेटर एक्टिंग एंजाइम्स आर मोस्टली इन द ट्रांस गोल्जी सिस्टर्नी, और जो बाद में एंजाइम्स को वर्क करना होता है वो सिस गोल्जी सिस्टर्नी पे मौजूद होते हैं। कॉमन फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। जनरली गोल्जी apparatus perform the following important functions. The Golgi complex functions as a factory in which proteins received from the ER are further processed and sorted for transport to their eventual destination. लाइसोसोम के तौर पे बिहेव करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तौर पे और सीक्रेशन के तौर पे। द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज़ जो प्रोटीन प्रोसेस होती है वो ग्लाइकोसाइलेशन होती है उसमें, या तो उसके साथ ग्लूकोज को ऐड किया जाता है, फॉस्फोराइलेशन ऐड होती है, सल्फेशन होती है, फॉस्फेट ग्रुप को अटैच किया जाता है, सल्फेट ग्रुप को अटैच किया हुआ जाता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की मदद से प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। गोल्जी apparatus is site for synthesis and processing for polysaccharide, glycolipids and sphingomyelin. स्फिंगोमाइलिन जो है वो बनाने का भी काम करते हैं। स्फिंगोमाइलिन आउटर लीफलेट ऑफ सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करती है। In plant cell, complex polysaccharides of the cell wall are synthesized in the Golgi apparatus. Following are some common functions of Golgi complex. ये जो अभी मैं फंक्शंस आपको बताऊंगी, ये वो फंक्शन हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में किए जाते हैं। सबसे पहले सीक्रेशन में इन्वॉल्व है गोल्जी बॉडी, फिर वो सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, फिर वो एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व है, फिर वो फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व है, और फिर वो सल्फेशन में इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीक्रेशन की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीक्रेशन। गोल्जी बॉडी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीक्रेशन में। Secretory materials reach the Golgi complex from smooth endoplasmic reticulum
by way of transport vesicles which bud off from smooth endoplasmic reticulum and fuse with Golgi cisternae on the cis phase। वही वाली बात, हम लोग बहुत दफ़ा इसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी सिक्रीटरी मटेरियल्स हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के ज़रिए बर्ड ऑफ होंगे और फिर बर्ड होने के बाद वो फ्यूज्ड हो जाएंगे गोल्जी सिस्टर्नी के साथ सिस फेस की तरफ से। फ्रॉम द ट्रांसफेस सीक्रेटरी वेसिकल्स अराइजेस, और फिर वो सीक्रेटरी वेसिकल्स जो फ्यूज़ हुए थे सिस फेस से, वो सीक्रेटरी वेसिकल्स अराइज होंगे ट्रांसफेस से, दैट कैरी द प्रोसेस मटेरियल टू देयर डेस्टिनेशन, और फिर वो जो भी प्रोसेस मटेरियल होगा वो अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे लेकर जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में आपके पास द सीक्रेटरी पाथवे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे आरएनए है। हमें पता है आरएनए जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, तो आरएनए जो है वो प्रोटीन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, क्योंकि हमें पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम है। ये आपको राइबोसोम नज़र आ रहे हैं येलो कलर के। ये स्ट्रक्चर हैं ये राइबोसोम है। इन राइबोसोम में आरएनए है। इन आरएनए से प्रोटीन यहाँ पे आई है। ये अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, लेकिन इसकी पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोटीन है। अब ये पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोटीन एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेटवर्क से दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेटवर्क में ट्रांसफ़र हो रही है, और फिर ट्रांसफ़र होने के बाद ये एक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेसिकल की फॉर्म में यहाँ से बर्ड ऑफ हो जाएगी। जब ये यहाँ से बर्ड ऑफ हो जाएगी तो फिर ये यहाँ पे सिस फेज़ ऑफ गोल्जी अपैरेटस, ये यहाँ पे कॉन्वेक्स फेज़ है। किसका कॉन्वेक्स फेज़ है? गोल्जी अपैरेटस का कॉन्वेक्स फेज़ है। ये जो बर्ड यहाँ से या वेसिकल यहाँ से बर्ड ऑफ हुआ है ये यहाँ पे आके जमा हो जाएगा, और जमा होने के बाद ये यहाँ से इस तरीके से ये जो वेसिकल है ये ट्रांसफ़र होता हुआ इस तरीके से ये जो वेसिकल बन गया ये इसका कंटेंट इस बार मीडियल में, फिर मीडियल से ट्रांसफ़र होता हुआ ये स्टैक टू स्टैक ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी अपैरेटस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब ये ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी अपैरेटस में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ से इस तरीके, ये तो यहाँ पे सीक्वेंस में आ रहा है, यहाँ से कॉनकेव साइड से, ये जो कॉनकेव साइड है इसका, ये वाला कॉनकेव साइड है, यहाँ से जो वेसिकल्स हैं वो बर्ड ऑफ होंगे एज अ सीक्रेटरी वेसिकल्स, और ये सीक्रेटरी वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाने के बाद एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए प्लांट जो है सेल मेम्ब्रेन जो है वो, या प्लांट की या एनिमल की, वो इसको इनफोल्ड करेगी, और इनफोल्ड करने के बाद इस कंटेंट को जो है वो बाहर निकाल देगी। प्रोटीन ट्रेवल्स थ्रू द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी अपैरेटस, यहाँ पे प्रोटीन जो है वो ट्रैवल कर रही है सिस्टर्नी के थ्रू गोल्जी अपैरेटस में। प्रोटीन एंटर्स अ सीक्रेटरी वेसिकल्स, प्रोटीन जो है वो एंटर हो गई है सीक्रेटरी वेसिकल्स में, दैट फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन, जो फ्यूज़ हो गई है सेल मेम्ब्रेन से। प्रोटीन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द सेल, और अब ये प्रोटीन जो है वो सेल से सीक्रेट आउट कर दी गई है। ये हमने पढ़ा सीक्रेशन। अब हम पढ़ लेते हैं पाथ ऑफ सीक्रेशन। अब सीक्रेशन का पाथ क्या है? प्रोटीन्स विच आर टू बी सीक्रेटेड, प्रोटीन्स जो सीक्रेट आउट हुई है, प्रोटीन्स विच आर टू बी सीक्रेटेड एंटर ER ल्यूमन, प्रोटीन्स जिसको सीक्रेट होना होता है वो ER के ल्यूमन में एंटर होती है, और एंटर होने के बाद वाइल बीइंग सिंथेसाइज on ribosomes attached to ER surface, और वो कहाँ पे सिंथेसाइज हुई होती हैं?
वो सिंथेसाइज हुई हुई होती हैं, राइबोसोम्स के अंदर सिंथेसाइज हुई हुई होती हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। वो राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच हुए होते हैं, वहाँ से प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें आगे कहाँ पे ट्रांसफ़र होना होता है, गोल्जी अपैरेटस के पास ट्रांसफ़र होना होता है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बर्ड ऑफ फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो हैं वो बर्ड ऑफ हो जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और कैरिंग्स secretory proteins which fuses with cis Golgi apparatus। और उनके पास क्या मौजूद होता है, secretory proteins मौजूद होती है। अब यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो से प्रोटीन जो है वो अराइज होती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड्स जो हैं वो बर्ड ऑफ होते हैं, विच फ्यूजेस विथ सिस गोल्जी अपैरेटस। और वो फिर किसके साथ फ्यूज़ हो जाती है, सिस गोल्जी अपैरेटस के साथ फ्यूज़ हो जाती है। द प्रोटीन ट्रैवल थ्रू सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी अपैरेटस। प्रोटीन जो है वो गोल्जी अपैरेटस की सिस्टर्नी से जो है वो ट्रैवल करती है। प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड बाय ग्लाइकोसाइलेशन व्हेन मूव थ्रू गोल्जी अपैरेटस सिस्टर्नी। प्रोटीन्स ये जो मूव कर रही है ये मॉडिफाइड होती है, इसमें ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस होता है, इसमें ग्लूकोज को ऐड किया जाता है जब ये गोल्जी अपैरेटस की सिस्टर्नी से मूव कर रही होती हैं। ग्लाइकोसाइलेशन प्रोवाइड्स सिग्नल फॉर फर्दर मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। जो ग्लाइकोसाइलेशन है, जब ग्लाइकोप्रोटीन बन जाती है या ग्लाइकोलिपिड्स बन जाते हैं, तो वो फर्दर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं फर्दर मूवमेंट ऑफ प्रोटीन थ्रू वेसिकल्स फ्रॉम ट्रांसफेज ऑफ गोल्जी अपैरेटस। ये जो ग्लाइकोसाइलेशन है ये फर्दर जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करती है फर्दर मूवमेंट के लिए, जो प्रोटीन मूव कर रही होती है वेसिकल्स के थ्रू, और उससे ट्रांसफेज से गोल्जी अपैरेटस से बाहर निकलना होता है, तो वो ग्लाइकोसाइलेशन उसको फर्दर मूव करने के लिए सिग्नल प्रोवाइड कर देती है। प्रोटीन्स आर सीक्रेटेड आउट ऑफ दी सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर ये प्रोटीन जो है वो सीक्रेट आउट हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। गोल्जी अपैरेटस में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है, ग्लूकोसामाइनोग्लाइकेंस की सिंथेसिस होती है, जो नेगेटिवली चार्ज पॉलीसैकेराइड हैं। इनको पॉलीसैकेराइड भी कहा जाता है। ये रिपीटेड यूनिट होते हैं डाइसैकेराइड्स के, और इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। ये ह्यूमन ज़्यादातर मेमेलियन सेल्स में मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन बॉडी में वाइड स्प्रेड होता है। इन गोल्जी अपैरेटस पॉलीसैकेराइड्स अटैच टू प्रोटीन टू फॉर्म प्रोटियोग्लाइकेंस। अब ये प्रोटियोग्लाइकेंस क्या है कि जब प्रोटीन के साथ पॉलीसैकेराइड अटैच हो जाए तो वहाँ पे वो प्रोटियोग्लाइकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। लॉन्ग अनब्रांच पॉलीसैकेराइड्स, लॉन्ग अनब्रांच जिनमें ब्रांच नहीं होती, वो पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं प्रोटीन्स के साथ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से में सिंथेसाइज हुई होती है। और फिर वो उसकी मदद से प्रोटीन्स के साथ जब लॉन्ग अनब्रांच पॉलीसैकेराइड जो हैं वो अटैच हो जाते हैं, तो फिर उसकी मदद से प्रोटियोग्लाइकन्स बन जाता है, विच आर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एनिमल सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। जो सेल के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या फ्लूइड मौजूद होता है, इसमें ये प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में एज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स मौजूद होती है। एंजाइम्स इन द गोल्जी पॉलीमराइज सेवरल ऑफ दीज GAGs गैग्स। एंजाइम जो गोल्जी अपैरेटस में होते हैं वो इन गैग्स को या इन ग्लूकोसामाइनोग्लाइकेंस को पॉलीमराइज करने का या आपस में मुख्तलिफ मोनोमर्स को जोड़ने का काम करते हैं। एपोप्टोसिस। द गोल्जी हैज़ अ प्यूटेटिव रोल इन एपोप्टोसिस। गोल्जी अपैरेटस का एपोप्टोसिस में भी एक अहम रोल है। इस सेल को एपोप्टोसिस के प्रोसेस से बचाता है। अ न्यूली करेक्टराइज प्रोटीन गैप, जो
गोल्जी अपैरेटस के अंदर एक नई प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं गैप। गोल्जी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन almost exclusively reside in the Golgi and protect cells from apoptosis by an as yet undefined mechanism। ये mechanism अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रोटीन एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है जिसका नाम गैप होता है। और ये गैप प्रोटीन जो होती है गोल्जी अपैरेटस में मौजूद होती है एक्सक्लूसिवली, और ये जो गोल्जी अपैरेटस है इसको एपोप्टोसिस से रोकने में मददगार साबित होती है। एपोप्टोसिस नॉर्मल सेल है, ये पूरा एक नॉर्मल सेल है, इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेली नज़र आ रहे हैं। ये कंडेंसेशन हो रही है, इसकी कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पे इसकी फ्रेगमेंटेशन हो रही है, और फ्रेगमेंटेशन होने के बाद ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन गई। अब ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ जब ये इस तरह से हो गया तो फिर ये यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता गायब होती चली जाएंगी मुख्तलिफ एंजाइम्स की डाइजेशन की मदद से। इनके साथ लाइसोसोम्स अटैच हो जाएंगे जो इनको इनगल्फ करके यहाँ से गेट रिड कर देंगे। तो इस तरह से अगर कोई सेल जो है वो एपोप्टोसिस के प्रोसेस पे जाता है तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसे गैप प्रोटीन कहा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं फॉस्फोराइलेशन। द फॉस्फोराइलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे हमें फॉस्फोराइलेशन करवाने के लिए मॉलिक्यूल्स के अंदर एटीपी की एनर्जी की ज़रूरत होगी। एटीपी इज इम्पोर्टेड इनटू द ल्यूमन ऑफ द गोल्जी। एटीपी जो है वो गोल्जी अपैरेटस के ल्यूमन में इम्पोर्ट होता है और फिर यूटिलाइज करता है इस एटीपी को रेजिडेंट काइनेजेस सच एज केजियन काइनेज 1 एंड केजियन काइनेज 2। ये केजियन काइनेज 1 और केजियन काइनेज 2 जो हैं वो मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं जो रेगुलेट करते हैं। केजियन काइनेज 1 सिग्नल्स को रेगुलेट करता है और केजियन काइनेज 2 जो है वो ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इसके अलावा एपोलाइपोप्रोटीन क्या होती है? एपोलाइपोप्रोटीन जब फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाती है तो फिर वो VLDL बना लेती है। VLDL क्या होता है? ये एक लो डेंसिटी लिपिड होता है और ये जो है वो लिवर में बनता है और ये फिर ब्लड में जाके सीक्रेट आउट होता है। और एपोलाइपोप्रोटीन क्या होती है? जब एपोलाइपोप्रोटीन में लिपिड जो है वो प्रोटीन के साथ अटैच हो, तो जब लिपिड प्रोटीन के साथ अटैच हो तो हम उसे कहते हैं एपोलाइपोप्रोटीन। इसके बाद ये सारा प्रोसेस होने के बाद द फॉस्फोराइलेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स हेल्प्स इन देयर सॉर्टिंग फॉर सीक्रेशन इनटू द ब्लड सीरम। इसके बाद जब फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो इन मॉलिक्यूल्स को सीरम में सीक्रेट हो